अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सिल्विया प्लाथ की लास्ट बी सीरीज की पोएम जिसका टाइटल विंटरिंग है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पोएम 1962 में लिखी गई है और 1962 में फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी। उसके बाद एरियल करेक्शन में 1965 में इसको पब्लिश किया गया। सबसे पहले हम इस पोएम में सिल्विया प्लाथ के पर्सनल लाइफ की तरफ चलेंगे। उसके बाद इसके पोएम की टेक्स्ट की तरफ देखेंगे और टेक्स्ट के बाद जो इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई हैं जैसा कि एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, सिमिलीज, मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशंस या दूसरी फिगर ऑफ स्पीच वो आगे हाईलाइटेड फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम देखेंगे और लास्ट पे इसके थीम्स और सिंबल डिस्कस करेंगे। चलते हैं सिल्विया प्लाथ की पर्सनल लाइफ पे। 27 अक्टूबर 1932 में इसकी बर्थ है और 11 फेब 1963 में इसकी डेथ है। ये सुसाइड के साथ की गई इसकी डेथ है और उसके बाद उसने सुसाइड क्यों की है इसकी तरफ ध्यान करें। नंबर 1, बचपन में कम्प्लेक्स रिलेशंस का सामना करना पड़ा सिल्विया प्लाथ को। इसके फादर का नाम ओटो प्लाथ है जो कि एक बी ट्रेडर रहा है जिसकी शायद बीस की वजह से डेथ हो गई थी और इसके एक और फ्रेंड की भी इसी वजह से डेथ हुई। इसीलिए ये जो 5 पोएम्स हैं जिसमें विंटरिंग लास्ट पोएम है बी सीरीज की, उसमें इसके फादर के रिलेशन और इसके अपने रिलेशंस, इस पोएम के साथ जो एसोसिएशंस हैं, बीस के साथ जो इसकी एसोसिएशंस हैं सिल्विया प्लाथ की, वो हमें इस पोएम में देखने को मिलेंगी। नंबर 1 तो बचपन के अंदर फादर की डेथ के और इसकी कम्प्लेक्स रिलेशंस का सामना। दूसरे नंबर पर सिल्विया प्लाथ ने अपने एक फ्रेंड जिसके साथ इसका लव अफेयर भी था, टेड ह्यूज, जो कि खुद एक मायानाज पोएट हैं, उसके साथ शादी की जो कि सक्सेसफुल ना रही। 2 इसके बच्चे थे। थर्ड टाइम इसने टेड ह्यूज ने इसको छोड़ के दूसरी लड़कियों की तरफ अटैचमेंट शो की, तो इसको धोखा देने की वजह से सिल्विया प्लाथ बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर का शिकार हुई। अब सिल्विया प्लाथ बहुत ज्यादा इनर कम्प्लेक्सिटीज की वजह से, मेंटली कम्प्लेक्सिटीज की वजह से, परेशान कुन हालात और सोसाइटी के बर्डन की वजह से सुसाइड करती है। 3 दफा इसने सुसाइड अटेम्प्ट की और लास्ट टाइम ये कामयाब रही सुसाइड करने में। बहरहाल ये सारी चीजें इस पोएम्स में भी थीम्स के तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। पहले हम इसकी टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इस पोएम में 10 क्विंटन्स हैं। क्विंटन कहते हैं 10 क्विंटन से मुराद यहाँ पर 50 लाइंस बनेगी क्योंकि क्विंटन 5 लाइंस के स्टैंजा को कहेंगे। तो ओवरऑल इस पोएम की जो टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है वो 50 है। फर्स्ट लाइन में देखें, दिस इज द इजी टाइम देयर इज नथिंग डूइंग। ये बड़ा आरामदेह वक्त है जिसमें करने को कुछ भी नहीं है। तो विंटरिंग सर्दी का मौसम होता है जिसके अंदर हसल बसल कम होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा काम धंधा नहीं होता और ये स्लो रफ्तारी के साथ गुजरा हुआ वक्त होता है। और इसी विंटर सीजन को डेथ का सीजन भी समझ सकते हैं, सैडनेस का सिंबल भी समझ सकते हैं और सैड डेज के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इसलिए उसने कहा है कि ज्यादा काम काज इसमें नहीं। आई हैव विल्ड द मिडवाइफ एक्सट्रैक्टर। मिडवाइफ आया जी, आया के लिए यूज करते हैं और एक्सट्रैक्टर कहते हैं वो वाला टूल जिससे कोई भी बच्चे की बर्थ करवाने के लिए हेल्प ली जाती है, मतलब कि चाइल्ड बर्थ में जो हेल्पफुल साबित हो उस टूल को एक्सट्रैक्टर कहेंगे। व्हील्ड से मुराद स्पिन या मूव्ड, कि आई हैव व्हील्ड द मिडवाइफ एक्सट्रैक्टर, मैंने उसे हटाया या हिलाया। आई हैव माई हनी, मेरे पास मेरा शहद मौजूद है। तो हनी से मुराद यहाँ पर स्वीटनेस भी हो सकता है, हनी से मुराद उसकी क्रिएटिविटी भी हो सकती है, मेंटल क्रिएटिविटी ऑफ पोएटेस। हनी से मुराद उसके चिल्ड्रन की तरफ इशारा भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। 6 जार्स ऑफ इट, हनी के 6 जार्स हैं, शहद के 6 जार हैं। 6 कैट्स आईज इन द वाइन सेलर, शराब के रखने के मतलब खानों के अंदर 6 मोटी मोटी आंखों जैसे, जैसे बिल्ली की आंखें होती है इस तरह के वो डिब्बे मौजूद हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। विंटरिंग इन अ डार्क विदाउट विंडो, ये विंटरिंग का सीजन बगैर किसी खिड़की के
एक तारीक कोठरी की मानद दिखाई देता है। यहाँ डार्क एक सिंबल है जो कि डेथ के सिंबल पे भी यूज किया जा सकता है। डार्क जो है वो बहुत ज्यादा सैडनेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो अब हम इस डार्क वर्ड से दो तरह से अंदाजा लगाते हैं। नंबर वन, तो अगर पोएटेस की लाइफ को देखा जाए तो ये मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा तारीख ख्यालात रखने वाली और बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स थॉट्स का शिकार है। और अगर हनी बी को देखा जाए तो ये जो सेल होता है या छत्ता होता है मक्खियों का, उसके अंदर अंधेरा होता है और उसके लिए भी ये यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, एट द हार्ट ऑफ द हाउस, घर के बिल्कुल वस्त में या दरमियान में, मतलब छत्ते के दरमियान में या यहाँ पर जहन के अंदर वाले ख्यालात में। नेक्स्ट टू द लास्ट टेनेंट्स रेंस्ड जैम, रेंस्ड जैम से मुराद यहाँ पर खराब हुआ जैम है, खराब या बदबूदार जैम के लिए यूज किया गया है। और टेनेंट्स किराएदार को कहते हैं। नेक्स्ट टू द लास्ट टेनेंट से मुराद ये है कि जैसे कि एक जार के बाद, मतलब जब कोई किराएदार आता है तो वो किसी जगह पर रहता है, वो वहां पर अपनी खराब चीजें छोड़ के आगे चला जाता है। तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि जब सिल्विया प्लाथ को टेड ह्यूज जो इसका हस्बैंड था वो छोड़ के चला गया, तो उसके लिए इसने ये रेस्ट जैम का वर्ड यूज किया गया है कि वो इसके पास बहुत ज्यादा अजियतनाक यादें छोड़ के खुद दूसरी लड़कियों के पास चला गया। एंड द बॉटल्स ऑफ एम्प्टी ग्लिटर्स, और खाली चमक रखने वाली बॉटल्स वहां पर मौजूद हैं। एम्प्टी ग्लिटर्स, ग्लिटर से मुराद यहाँ पर शाइन। सो सर सो एंड सो जिन, यहाँ जिन जो है ना वो स्लैंग लैंग्वेज के तौर पर यूज किया गया है जो मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मतलब इसी तरह की बहुत सी चीजें वो इधर छोड़ गए, चमकदार बोतलें छोड़ गए, रेंस्ड जैम वो टीनेंट्स या किराएदार छोड़ के आगे निकल गया। दिस इज द रूम आई हैव नेवर बीन इन। नेक्स्ट वो कहती है कि ये वो कमरा है जिसके अंदर मैं कभी भी नहीं रह सकती। तो इससे मुराद, अगर ये रूम से मुराद मक्खियों का छत्ता लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये बदबूदार या कन्फाइनमेंट की जगह है, बहुत ज्यादा महदूद और छोटी सी जगह है जिसमें कैद करके मक्खियों को रखा जाता है। दूसरे नंबर पर, अगर इसी से मुराद उसके माइंड के रूम की बात की जाए तो वो कह रही है कि इन कम्प्लेक्स थॉट्स के बाद मैं गुजारा नहीं कर सकती। आई हैव नेवर बीन इन का मतलब है मैं इसमें नहीं रह सकती। दिस इज द रूम आई कुड नेवर ब्रेथ इन, वो कह रही है ये वो जगह है जहां मैं सांस भी नहीं ले सकती। अच्छा, मैं यहां रह नहीं सकती, मैं यहां सांस नहीं ले सकती। अब इन दोनों चीजों को अगर माइंड में रखा जाए तो नंबर एक, मक्खियों के छत्ते के लिए अगर बात की जाए तो मक्खियां उसमें नहीं गुजारा कर सकती, वो बहुत ज्यादा कंपैक्टेड थिंग्स या फिर बहुत ज्यादा कंफाइनमेंट के लिए वहां हम इसको ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर, अगर सिल्विया प्लाथ की पर्सनल लाइफ की तरफ चलें तो वो कह रही है कि मैं यहां गुजारा नहीं कर सकती या ऐसे नहीं रह सकती इस माशरे में। तो इस पोएम को उसने लिखा था 1962 में, और 1962 ही अक्टूबर में इसको पब्लिश किया गया। अगर उस पोएम को देखा जाए, अक्टूबर में ये लिखी गई है और 1963 की 11 फेब को इसने सुसाइड की है। इसका मतलब यह है कि 4 months आफ्टर द पब्लिकेशन और रिटर्न ऑफ दिस पोएम शी अटेम्प्टेड सुसाइड, सुसाइड इसने सुसाइड की अटेम्प्ट की थी 4 महीने के बाद इस पोएम के लिखने में। तो उसका ये जो डेथ सीन है कि मैं यहां गुजारा नहीं कर सकती और यहां रह नहीं सकती, ये सोसाइटी के प्रेशर को और इसकी मेंटल एंग्विश को जाहिर करता है। और 4 महीने के बाद उसने सुसाइड कर ली थी। नेक्स्ट देखें, द ब्लैक बंच्ड इन देयर लाइक अ बैट, यहां पर बैट से मुराद ब्लैक बंच्ड, बंच्ड में कहते हैं किसी चीज के इकट्ठे होने को। तो ब्लैक बंच्ड इन देयर लाइक अ बैट नो लाइट, आगे वाली लाइन में नो लाइट का वर्ड है। इसका मतलब है कि स्याह रंगत में वो यहां पर इकट्ठे हुए हैं। बंच से मुराद इकट्ठे हुए हैं। तो आपको पता है वो शहद की मक्खियां जो है वो डार्कनेस के अंदर स्याह या तारीकी की आलम में इकट्ठी हुई पड़ी हैं, जिसको उसने यहां बयान किया है। और दूसरे नंबर पर अगर थॉट्स का जिक्र किया जाए तो वो तारीक या स्याह ख्यालात जो कि एसोसिएट डेथ के साथ किए गए हैं वो वहां पर इकट्ठे हैं उसके माइंड में। नेक्स्ट देखें, नो लाइट, वहां रोशनी नहीं है, मतलब छत्ते में रोशनी नहीं है या इसके अंदर जो है
वो उसके थॉट्स के अंदर कोई हैप्पीनेस नहीं है। बट द टॉर्च एंड इट्स फेंट, या तो टॉर्च है या उसकी मदम सी चाइनीज येलो एंड अपॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, चाइनीज का आर्ट, येलो से मुराद यहां पर चाइनीज आर्ट और चाइनीज कल्चर है, उसकी तरफ एसोसिएशन है। और अपॉलिंग ऑब्जेक्ट या फिर डरा देने वाली चीजें हैं, तो अपॉलिंग फिर उसने मेटाफर डेथ के लिए यूज किया, नो लाइट भी मेटाफर ऑफ डेथ के लिए यूज किया, फेंट भी उसके डेथ की तरफ एसोसिएशन है, मतलब सैडनेस मूड की तरफ इशारा है। ब्लैक एसिनिटी, यहां पर एसिनिटी कहेंगे बेवकूफी के लिए, मतलब ये एक बेवकूफाना चीज है, डिके जवाल पजीरी है, पोजेशन या फिर किसी के मतलब मलकियत होना है। तो पोजेशन कहते हैं जब बंदा किसी की मलकियत में होता है, तो हम दूसरे लफ्जों में इसको कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। तो अगर देखें तो इस लाइफ को हम ऐसे गुजार रहे हैं जैसे कोई दूसरा हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। सेम अगर मक्खियों का जिक्र किया जाए तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान कुन हालात में ऐसे गुजारा कर रही हैं जैसे दूसरे जो हैं वो उसको अपनी मर्जी से चला रहे हैं या पाल रहे हैं। इफ इट दे हु ओन मी, मतलब ये कौन है जो मुझे अपने पास रखते हैं, क्या ये वो लोग, इट इज दे, ये वही हैं, हु ओन मी, जो मेरे मालिक हैं। निदर क्रूल नॉर इनडिफरेंट, ना ही वो इतने जालिम है और ना ही वो इतने लापरवाह हैं। मतलब ये है कि जाहरी तौर पर दिखने में जालिम और लापरवाह नहीं लगते, तो मक्खियों की तरफ भी और इसकी पर्सनल लाइफ की तरफ भी। ओनली इग्नोरेंट, हाँ है वो जाहल है, क्योंकि वो इसकी क्रिएटिव थॉट्स को नहीं समझ सकते, वो इसकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ये असल में सोसाइटी जो है वो सिल्विया प्लाथ को समझ नहीं सकी, क्योंकि अमेरिकन पोएट्री सिल्विया प्लाथ के बगैर इनकम्प्लीट नजर आती है। लेकिन लोग जो है वो उसको प्रेस करने में या उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत देर कर चुके थे, तब तक वो सुसाइड कर चुकी थी। दिस इज द टाइम ऑफ हैंगिंग ऑन फॉर द बीस, और वो कह रही है कि ये वो वक्त है जब हम मक्खियों के साथ ही गुजारा करेंगे या लिपटे रहेंगे। द बीज सो स्लो आई हार्डली नो देम, ये बहुत ज्यादा सुस्ती के साथ वहां लिपटी हुई हैं जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं। फाइलिंग लाइक सोल्जर्स, और वो मक्खियां छत्ते में ऐसे हैं जैसे कि सिपाही होते हैं। लाई का सोल्जर सिमिली का यूज किया उसने। फाइलिंग का मतलब होता है लाइन बाय लाइन होना। और टू द सिरप टिन, और ये सिरप की जिसके अंदर सिरप वगैरह रखा जाता है उस लोहे की छोटी सी डिबिया जिसके अंदर सिरप वगैरह है, या बोतल है, शीशी है जिसे हम शीशी भी कह सकते हैं, सिरप की शीशी, वहां पर। टू मेक अप फॉर द हनी आई टेकन, और टू मेक अप फॉर द हनी, मैं इसको शहद इकट्ठा करने के लिए रखा हुआ है जो मेरे पास मौजूद है, मतलब इस शीशी या बोतल के अंदर शहद जो है ना वो मैंने सेव करना है। नेक्स्ट है टेल और एंड लाइल कीप्स देम गोइंग, क्योंकि मक्खियों को टेल और लाइल जो है वही जिंदा रख सकता है। कीप देम गोइंग से मुराद है वो इससे गुजारा करेंगी। द रीफाइंड स्नो, और ये बहुत ज्यादा बेहतर किस्म की बर्फ जैसा दिखाई देता है। अब हम यहां पर टेल, टेट और लाइल इसको समझते हैं। असल में ये एक कंपनी है जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस बनाती है जो कि मक्खियों की खुराक है। और आपको पता है सर्दियों का मौसम है, विंटरिंग चल रहा है, मक्खियों के पास नेचुरल फ्लावर तो है नहीं जिनके साथ उन्हें फीडिंग करवाई जाएगी। तो अब उनको फीड करवाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनेस दी जाएगी, जो कि डिब्बों में उन्हें मीठी चीजें खिलाई जाती हैं ताकि वो जिंदगी गुजार सके और वो शहद बना सके। आगे कहता है इट इज टेट एंड लाइल दे लिव ऑन, यही वो टेट एंड लाइल है, मतलब वो कंपनी जो ये डिबियां बनाती है जिस पर वो गुजारा करती हैं, मतलब खा के गुजारा करती हैं। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की बजाय। वो मैंने पहले आपको बता दिया कि विंटर सीजन जो है वो ग्रोइंग सीजन नहीं है फ्लावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से मक्खियों का गुजारा टेट एंड लाइल आर्टिफिशियल थिंग्स के साथ हो रहा है। दे टेक इट, वो उसे लेती हैं। द कोल्ड सेट्स इन, और सर्दी का मौसम जो है वो अपने जोबन पर है। नाउ दे बाल इन अ मैस ब्लैक, ये बहुत ज्यादा इकट्ठी, बाल से मुराद गैदर हो चुकी हैं एक हजूम की सूरत में, ब्लैक, और ये स्याह रंगत में है। माइंड अगेंस्ट ऑल दैट वाइट, और वाइट के बिल्कुल अगेंस्ट है ये,
दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि सारे सैड टोन की तरफ इशारा या डेथ की तरफ इशारा दे रहे हैं मेटाफोरिकली। ये एसोसिएशन जो है वो इनोसेंस के साथ नहीं करवाई जा रही, क्योंकि व्हाइट जो है वो सिंबल है इनोसेंस का, तो ब्लैक या डार्कनेस जो है ना वो सैडनेस का सिंबल है। तो वो कह रहा है कि ये ज्यादातर सैडनेस की तरफ इशारा है। द स्माइल ऑफ द स्नो इज वाइट, और वो कह रहे हैं कि ये स्नो की जो स्माइल है ये वाइट लग रही है। यहां पर भी वो स्माइल को कंपेयर करता है वाइट के साथ, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद है इट स्प्रेड इट सेल्फ आउट, ये खुद बजाहर बाहर आते हैं। अ माइल लॉन्ग बॉडी ऑफ मेसन, मेसन जर्मन जार के लिए यूज करते हैं, मतलब जर्मन जार की तरह एक लंबे बॉडी की मानद वो बाहर की तरफ फैलती हैं। इनटू विच, जिसके अंदर, ऑन वार्म डेज, जिसके अंदर गर्मियों के दिनों में, दे कैन ओनली कैरी देयर डेड, वो अपने मुर्दा को रख सकते हैं। ऐसे कह लें कि मौसम सरमा के अंदर जो है ना वही मक्खियां बचती हैं जो पावरफुल होती हैं और फीमेल होती हैं, और जो मेल होती हैं वो वहां से चली जाती हैं या उनकी डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट सीजन में जो है ना वो उन्होंने अब सामने आना है। द बीस आर ऑल वीमेन, इसलिए उसने इन बीस को वीमेन के साथ कंपेयर किया है। मेड्स एंड द लॉन्ग रॉयल लेडी, फिर उसने कहा है कि ये मेड्स हैं जो कि मतलब मुलाजमा काम करने वाली, या फिर रॉयल लेडी है शाही खातून, ये मक्खियों के साथ उसकी ना एसोसिएशन बताई गई है। दे हैव गॉट रिड ऑफ द मेन, उन्होंने मर्दों से निजात हासिल की है, मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है उससे वो छुटकारा हासिल कर चुकी है। द ब्लंट क्लमसी स्टम्बलर द बूर्स, यहां पर ब्लंट कुंद के लिए यूज किया गया है, क्लमसी मोटी ताजी के लिए, स्टम्बलर्स द बूर्स, और बूर्स भी रूड बिहेवियर रखने वालों के लिए। विंटर इज फॉर वीमेन, साथ उसने कहा कि विंटर जो है वो औरतों के लिए है। असल में वो ऐसा क्यों कह रही है कि ये औरतों के लिए है, क्योंकि विंटर सीजन जो है ना वो स्लो टाइम सीजन है, और इसके अंदर जो बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत करने वाली पर्सनैलिटीज हैं वही बचेंगी, और मौसम सरमा जो है उसमें सिर्फ फीमेल बीज रह जाती हैं जो कि नेक्स्ट सीजन के अंदर हनी क्रिएट करेंगी, और जो मेल ड्रोन्स हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है मरने के लिए। इसलिए द वीमेन स्टिल एट हर निटिंग, वो औरतें अभी तक अपना बुनाई का काम कर रही हैं, या फिर अगर इससे मुराद शहद की मक्खियां हैं तो वो अपना शहद बनाने में मसरूफ अमल है। एट द क्रेडल ऑफ स्पेनिश वॉलनट, यहाँ पर जो है ना वो क्रेडल लफ्जी मीनिंग होता है पंघूड़ा, और स्पेनिश वॉलनट यूज किया गया है इस अंदाज में जैसे कि एक ये लकड़ी का दरख्त होता है जो वहां पर उगाया जाता है स्पेन के अंदर। तो वो कहता है कि ये अखरोट या लकड़ी का दरख्त है जो स्पेन में उगा हुआ, उससे बने हुए पंघूड़े पर वो बराजमान है। हर बॉडी अ बल्ब इन द कोल्ड एंड टू डम टू थिंक, और उनका जो जिस्म है वो गोल मटोल सा है, और ऐसे जैसे वो इस तरह खामोश बैठी हैं जैसे वो कुछ सोच ही नहीं सकती, मतलब सोच पर ताला लगा हुआ है। डम से मुराद है जो बिल्कुल ना बोले, तो वो जो सोचने के काबिल ही नहीं या बोलने के काबिल ही नहीं, और सोच पर ताला लगा हुआ है। ऐसे कह लें कि सिल्विया प्लाथ जब अपने पर्सनल थॉट्स को शेयर नहीं कर सकती तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग का इजहार यहाँ पे कर रही है। विल द हाइव सर्वाइव, फिर वो सोचती है कि क्या ये छत्ता जो है वो बच पाएगा। सर्वाइव का मतलब है बाकी रहेगा। विल द ग्लैडियल्स, ग्लैडियल्स जो है ना वो यूज किया गया है शोई फ्लावर्स के लिए, मतलब जो नोकीले फूल होते हैं उनकी तरफ। सक्सीड इन बैंकिंग देयर फायर्स, वो किनारों से कामयाब रहेंगे। टू एंटर इनटू ईयर अनदर ईयर, कि वो अगले साल में जा पाए। मतलब क्या मक्खियों का छत्ता बचेगा, अगले साल तक पहुंचेगा, या खत्म हो जाएगा, या फिर ये जो फूल नोकदार किनारों वाले हैं ये अगले साल में दाखिल होने के काबिल होंगे या नहीं, या इसी विंटर में इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है उनके लिए। व्हाट विल दे टेस्ट ऑफ, इनका जायका कैसा होगा। द क्रिसमस रोजेस, जैसे कि क्रिसमस रोजेस का होता है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंसेस वो शो कर रही है। द बीस आर फ्लाइंग, मक्खियां प्रवास कर रही हैं। दे टेस्ट द स्प्रिंग, और वो मौसम बहार का मजा
चखेंगी। इसका मतलब यह है कि अगर वो इस विंटर के मौसम में सरवाइव करती हैं तो फिर वो मौसम बहार देख पाएंगी। तो ये कम्प्लेक्स थॉट्स सिल्विया प्लाथ के शो हो रहे हैं, जैसे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ देख रही है कि ये जो मुश्किल वक्त उसकी जिंदगी का उसके ऊपर चल रहा था, क्या वो उसमें सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर तो वो सरवाइव कर पाएगी तो वो अगला साल बहार देखने के काबिल हो जाएगी, और अगर वो सरवाइव ना कर सकी तो वो नेक्स्ट ईयर में इस दुनिया में नहीं रहेगी। तो डेफिनेटली इस पोएम के लिखने के बाद 4 मंथ लेटर उसने सुसाइड अटेम्प्ट की, जो कि थर्ड टाइम थी, और 2 बच्चे जो उसके पास थे इसने ओवन में अपना जो है ना वो हेड किया और अपनी जान ले ली। तो यहाँ ये सरवाइव नहीं कर पा रही। तो ये जो कम्प्लेक्स थॉट्स हैं वो हमें इन लाइंस में मिलते हैं। अब हम जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको डिस्कस करते हैं और इस पोएम को क्लोज करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले एलिट्रेशन को पॉइंट आउट करते हैं। एलिट्रेशन कहते हैं रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन। एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में जब स्टार्ट पे कॉन्सोनेंट लेटर्स की रिपीटिशन होती है उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि लाइन नंबर 1 में देखें तो दिस और देयर, ये टी की जो रिपीटिशन है ये कॉन्सोनेंट लेटर्स की रिपीटिशन है, इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। इसी तरह लाइन नंबर 6 में अगर हम देखें तो विंटरिंग और विंडो और विदाउट, ये डब्ल्यू की जो रिपीटिशन है ये कॉन्सोनेंट लेटर की रिपीटिशन है जो कि एलिट्रेशन की एग्जांपल है। इसी तरह लाइन नंबर 7 में देखें द, ये जो टी और हाउस और हार्ट एच का साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर्स, इनकी रिपीटिशन हमारे पास एलिट्रेशन की एग्जांपल है। अगर लाइन नंबर 8 में देखें तो यहां हमारे पास टू और टीनेंट, यहां पर टी की रिपीटिशन एलिट्रेशन की एग्जांपल है। इसी तरह लाइन नंबर 10 में देखें तो सो एस की रिपीटिशन जो है वो कॉन्सोनेंट रिपीटिशन है जो कि एलिट्रेशन की एग्जांपल है। एक स्टेंजा या 2 स्टेंजास को पॉइंट आउट किया है या हाईलाइट किया है। नेक्स्ट आप स्टेंजास में एलिट्रेशन की एग्जांपल्स देख सकते हैं। इसी तरह कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स इन डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन विदाउट बिगिनिंग और इंस्टेड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। मतलब किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर्स की रिपीटिशन एक ही लाइन में जब हो मुख्तलिफ वर्ड्स में उसको कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। लेकिन ये कॉन्सोनेंट्स रिपीटिशन जो है कॉन्सोनेंट की बिगिनिंग ऑफ द वर्ड नहीं होगी, ये बिगिनिंग के अलावा होगी, क्योंकि बिगिनिंग में अगर हो तो वो एलिट्रेशन है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट रिपीटिशन बिगिनिंग में नहीं है जिसे हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम लाइन नंबर 1 देखें तो हमारे पास नथिंग डूइंग, ये जो जी की रिपीटिशन है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल है। इसी तरह लाइन नंबर 7 में देखें तो एट और हार्ट में ये जो टी की रिपीटिशन है कॉन्सोनेंट लेटर की, ये भी कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल है। इसी तरह लाइन नंबर 8 में नेक्स्ट और लास्ट या टीनेंट जो है ये भी कॉन्सोनेंट रिपीटिशन है, कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल। लाइन नंबर 9 में बॉटल्स और ग्लिटर्स, एस की रिपीटिशन कॉन्सोनेंट्स की एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। अब एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट्स इन दोनों के बाद एसोनेंस को डिस्कस करते हैं। एसोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन। जब वाउल साउंड की रिपीटिशन मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही लाइन में हो रही हो उसको एसोनेंस कहेंगे। जैसे लाइन नंबर 1 में देखें इज नथिंग डूइंग, तो आई ये जो वाउल साउंड है इसकी रिपीटिशन हो रही है जिसको हम एसोनेंस कहेंगे। इसी तरह लाइन नंबर 4 में देखें सिक्स इट, ये जो आई की रिपीटिशन है ये एसोनेंस की एग्जांपल है। लाइन नंबर 5 में आइस और द, ये भी एसोनेंस की एग्जांपल है। लाइन नंबर 6 में देखें विंटरिंग इन विदाउट विंडो, ये जो आई की रिपीटिशन है ये भी हमारे पास एसोनेंस की एग्जांपल है। अगर लाइन नंबर 7 में देखें दा ई की रिपीटिशन है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में देखें तो टीनेंट का ए और रेस्ट का ए की रिपीटिशन है। लास्ट लाइन नंबर 10 में सो और सो ओ की जो रिपीटिशन है ये एसोनेंस की एग्जांपल है क्योंकि वाउल साउंड की रिपीटिशन यहां पर हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास इस पोएम के थीम्स हैं।
जिसमें सबसे पहले सर्वाइवल एंड रीसाइलेंस का थीम हमें नजर आएगा। उसके बाद मेंटल हेल्थ इसका थीम नजर आएगा। नेचर एंड सीजन्स का थीम देखने को मिलेगा। फेमिनिटी एंड मदरहुड का थीम देखने को मिलेगा। कन्फाइनमेंट एंड एसोलेशन का थीम हम देख सकते हैं। होप एंड रीन्यूअल का थीम हमें देखने को मिलेगा। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो सिल्विया प्लाथ के हैं वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थीम्स की सूरत में। अब लास्ट पे हम इसके सिंबल्स देखते हैं। इस पोएम में बी एज अ सिंबल यूज हुआ है जो कि इंडस्ट्री का सिंबल है या क्रिएटिविटी का सिंबल है। उसके बाद हाइव जो छत्ता होता है मक्खियों का, ये इनर वर्ल्ड का या फिर पोएटेस के इमोशंस का सिंबल है। इसी तरह विंटर डार्कनेस और इलनेस का सिंबल है जो कि स्लो टाइम के सिंबल के तौर पर भी लिया जा सकता है। स्नो प्योरिटी को और प्रोटेक्शन को सिंबल के तौर पर हम ले सकते हैं। सेल कन्फाइनमेंट का सिंबल है। हनी जो है वो ग्रोथ या स्वीटनेस के सिंबल के तौर पर आएगा। और लास्ट क्वीन जो है वो फेमिनिटी या फिर पावर के सिंबल पर हमारे पास मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पोएट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।